तो बाकी आप लोग समझदार हैं, मैं आपको कैसा पढ़ाता हूँ आप लोग मुझसे पढ़कर मुझे बता सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव करूँगा, ठीक। बाकी अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको बाद में एनसीईआरटी की बुक भी है मेरे पास, उनके भी मैं आपको सॉल्यूशन करा दूँगा विथ थ्योरी, और थ्योरी के साथ ही आपको ऑब्जेक्टिव, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं हिस्ट्री का आज का अपना पहला चैप्टर। मैं आपको गुप्त काल से शुरू कर रहा हूँ, जो भी छूट गया है या बाकी का जो मैं आपको पीछे बाद में करा दूँगा, ठीक। तो ये अपन क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक। तो आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि ये आपके पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किन गुप्त शासकों ने धनुर्धर प्रकार के सिक्के जारी किए। ऑप्शन है आपका समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त। तो इसमें आपको पहला ऑप्शन दिया गया है केवल ए और बी, मतलब समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड, केवल बी और सी कुमारगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड, और केवल ए बी और सी मतलब समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड और कुमारगुप्त, या फिर ऑप्शन डी ए बी सी डी चारों ही हैं। और चूँकि आप में इसको एक और फ़ायदा है कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा तो एक ऑप्शन तो जो आंसर होगा वो होगा ही, बाकी जो ऑप्शन दिए हैं उनके भी आपको जो व्याख्या है वो देखने को मिल जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आइए अपन व्याख्या पर ध्यान देते हैं। चूँकि ये वीडियो इसलिए भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं आपको यहाँ पर व्याख्या भी कराऊंगा, तो क्वेश्चन कम होंगे लेकिन वीडियो अच्छी बनेगी और आपको समझ में भी आएगा वीडियो के माध्यम से, ठीक। तो देखिए, इतिहासकारों द्वारा, ये अपन शुरू कर रहे हैं, इतिहासकारों द्वारा गुप्त काल में विधिवत रूप से मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय समुद्रगुप्त को दिया जाता है। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित करवाए थे, जिसमें थोड़ा सा अपने से मिटा लेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना आपके पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं और उतने बड़ी टीचर भी नहीं अपन के आपको उतनी अच्छी सुविधाएं दे सकें, लेकिन ये उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा, ठीक। तो समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित करवाए थे, जिसमें प्रमुख रूप से धनुर्धर प्रकार की मुद्रा थी। इन मुद्राओं पर ये तो यह है आपका, इन मुद्राओं पर इसकी उपाधि इन मुद ठीक है, तो मैंने पेन पतला कर लिया, दिक्कत नहीं आएगी। तो इन मुद्राओं पर इसकी उपाधि अब अप्रतिस्थ, आपको समझ में नहीं आएगा, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, ठीक। तो इन मुद्राओं पर इसकी उपाधि अप्रतिरथ अप्रतिरथ एवं समुद्र का अंकन प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की, जिसमें सर्वाधिक संख्या धनुर्धारी प्रकार की थी। आप पेन देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं पेन कहाँ रख रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा बड़ा अगर मैं वो कर दूंगा पेन मोटा तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक। तो स्वर्ण मुद्रा विक्रमादित्य ने 5 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की, जिसमें सर्वाधिक संख्या धनुर्धारी प्रकार की थी। जो मुद्राएं थी धनुर्धारी प्रकार की थी। इसके सिक्कों पर श्री विक्रम गरुड़ध्वज तथा देवश्री महाराजाधिराज का अंकन मिलता है। कुमारगुप्त की मुद्राओं में धनुर्धारी, अश्वमेघ, कार्तिकेय आदि प्रकार प्राप्त होता है। इसकी मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति मिलती है। किसकी? मयूर की आकृति मिलती है। ये आपको ये मयूर की आकृति मिलती है, ठीक। और स्कंदगुप्त जो है, ये आप देख रहे हैं चौथा ऑप्शन जो स्कंदगुप्त डी, उसके बारे में व्याख्या मिली है। मतलब आपको एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन कम कर पाएंगे लेकिन अच्छे क्वेश्चन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो स्कंदगुप्त ने 4 प्रकार की स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन करवाया था, जिसमें धनुर्धारी, राजलक्ष्मी आदि प्रकार प्रमुख हैं, ठीक। तो आई थिंक आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और आप देख सकते हैं NTA UGC नेट JRF दिसंबर 2020 जून 2021 की शिफ्ट में आ चुका है। तो ये बुक बहुत अच्छी है, मैं भी इससे पढ़ता हूँ और कोशिश करूँगा आप भी इससे पढ़ेंगे तो आपको भी आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। चूँकि पेन ज़्यादा मोटा नहीं कर सकता हूँ, फिर आपको दिखेगा नहीं। आप पेन देखते जाइए कहाँ रख रहा हूँ। बाकी आप लोग मुझे बता सकते हैं आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा। चूँकि मेरी फर्स्ट वीडियो है और पहली बार मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, कोई गलती भूल चूक होती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन पर देखते हैं अपन कि महेंद्रपाल, राष्ट्रकूट, नन्नुक, गुर्जर प्रतिहार, वाकपति राज, चंदेल, गोविंद, परमार, ये आपको सही जोड़ी मिलानी है, कौन किस वंश से है, ठीक। तो आइए अपन देखते हैं कि महेंद्रपाल जो है, महेंद्रपाल गुर्जर प्रतिहार वंश से है। नन्नुक
चंदेल वंश से है। वाकपति राज परमार वंश से है। और गोविंद जो है वो राष्ट्रकूट वंश से है। ठीक, तो बात करते हैं अपन, ये क्या चीज़ है। ये थी आपकी सही जोड़ी बनानी थी आपको। तो यहाँ पे व्याख्या थी, ये आंसर सी जो दे रखा है ये व्याख्या है एक तरह से। और इसके आपके ये ऑप्शन दे रखे हैं A B C D, तो इसका आंसर कौन सा था? इसका आंसर था सी। ठीक, ये सी आंसर इसका था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो आगे बढ़ के अपन तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश अपनी उत्पत्ति असुर नरक से जोड़ते हैं? असुर नरक से जोड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राजवंश अपनी उत्पत्ति असुर नरक से जोड़ते हैं? तो उड़ीसा के भंज, बंगाल के पाल, उड़ीसा के शैलोद्भव और असम के वर्मन। तो कौन जोड़ते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। 5 सेकंड का टाइम है। 1 2 3 4 5। चूँकि इतना टाइम है नहीं अपने पास, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग भी कहेंगे ज़्यादा पढ़ाते नहीं, बातचीत ज़्यादा करते हैं। ठीक, तो आंसर देखते हैं अपन। इसका आंसर दिया गया है डी। डी मतलब केवल डी। डी में ये डी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है जिसमें केवल डी बताया गया है। तो डी के बारे में अपन पढ़ लेते हैं कि असम के वर्मन राजवंश अपनी उत्पत्ति असुर नरक, किससे? असुर नरक। ये की पॉइंट रहते हैं जो आपको पता पड़ जाएगा कि असम के वर्मन जो थे वो असुर नरक से संबंधित थे। और महाभारत में यहाँ के शासक नरकासुर का श्री कृष्ण द्वारा वध किए जाने का विवरण मिलता है। ठीक, वध किया था नरकासुर का श्री कृष्ण ने। आप सभी लोगों ने महाभारत देखी होगी। कालिदास ने रघुवंश में प्राग प्रागज्योतिषपुर, ये थोड़ा कठिन शब्द होते हैं, कभी मुझे भी दिक्कत आती है। तो आप यह ना सोचा कि जो मास्टर पढ़ा रहा है उन्हें खुद ही पढ़ाना नहीं आ रहा, पढ़ नहीं पा रहे। ठीक है, तो प्रागज्योतिषपुर है जिसका हिंदी अनुवाद किया है उन्होंने। कामरूप के शासक के ऊपर रघु की विजय का उल्लेख किया है। गुप्तों के बाद यहाँ वर्मन वंश का शासन था जिसका प्रसिद्ध शासक भास्कर वर्मन हर्ष का मित्र एवं सहायक था। प्रसिद्ध शासक जो था वो भास्कर वर्मन था जो कि हर्ष का मित्र एवं सहायक था। बात करें उड़ीसा के भंज शासक, उड़ीसा के भंज शासक अपनी उत्पत्ति मयूर के अंडे से, किसके? मयूर। मयूर यानी क्या होती है? मयूर होती है मोर। तो मयूरी के अंडे से बताते हैं। तो स्वयं को अंडज वंश प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडज वंश प्रभाव। ये आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको एक बार क्लियर, ये अंडज वंश प्रभाव कहते हैं। कौन? उड़ीसा के भंज। बात करते हैं अपन बंगाल के पाल वंश। आप देख रहे हैं जो 4 ऑप्शन थे उन चारों की व्याख्या दे दी गई है। मतलब एक क्वेश्चन और 4 अपने आंसर तैयार हो रहे हैं। तो मतलब 3 क्वेश्चन में अपने लगभग 12 क्वेश्चन तैयार हो गए। आगे बात करते हैं अपन कि बंगाल के पाल वंश का शासक संस्थापक गोपाल नामक व्यक्ति था। कौन था? गोपाल था। पाल वंश के प्रमुख शासकों में धर्मपाल था, देवपाल थे और विग्रहपाल आदि ने शासन किया। ठीक, उसके बाद 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उड़ीसा के कोंगद क्षेत्र, आधुनिक पुरी, पुरी मतलब उड़ीसा में ही तो पुरी, जहाँ जगन्नाथ यात्रा निकलती है अपनी, तो आधुनिक पुरी तथा गंजाम जिला में शैलोद्भव वंश, कौन सा? शैलोद्भव वंश की उत्पत्ति हुई। इस वंश के अधिकांश शासकों ने उनके लेखों में परम महेश्वर कहा गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? ये वंश था आपका शैलोद्भव वंश उड़ीसा का। तो इस वंश के अधिकांश शासकों को उनके लेखों में क्या कहा है? परम महेश्वर कहा गया है। इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ, इसमें आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। क्या कहा गया है? परम महेश्वर। ये परम महेश्वर देख रहे हैं कौन? उड़ीसा के शैलोद्भव वंश में जो इस शासक उनको खुद को क्या कहा है? परम महेश्वर कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 4th क्वेश्चन है अपना कि राज पदाधिकारियों के लिए 2 पदों, इसको हटा दूँ, राज पदाधिकारियों के लिए 2 पदों, सचिव का पद एक और एक मंत्री का पद। ये सचिव का पद और मंत्री का पद का उल्लेख किस काल के अभिलेखों में प्राप्त हुआ है? किस काल, कौन से काल में इनके बारे में बातचीत की गई है? तो आइए देखते हैं अपन। तो सचिव के पद और मंत्री पद का उल्लेख कहाँ किया गया है? मौर्य काल में किया गया है, कुषाण काल में, गुप्त काल में या शुंग काल में, कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर दिया गया अपन को सी। अब सी दिया गया, उसके बारे में आगे पढ़ लेते हैं कि क्यों आंसर सी दिया गया है। अगर मैं पढ़ाने में कोई आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई आइडिया है कि आप इस तरह से नहीं इस तरह से पढ़ा सकते हैं हमें, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं है।
तो मैं कोशिश करूँगा कि आप जैसा चाह रहे हैं, मतलब जैसा आपके सूटेबल है, क्योंकि जो पढ़ाई होती है, जो पेडागोजी होती है, उसमें बताया जाता है कि छात्रों को ध्यान में रख के पढ़ाई करवानी चाहिए, कि छात्रों के अनुकूल, मतलब छात्रों को कैसे समझ में चीज़ें आ रही हैं उस हिसाब से पढ़ाना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि जैसे आप चाहते हैं, जिस वे में आपको आसानी से समझ में आता है, जो तरीका आपको अच्छा लगता है, उस तरीके से आप मुझे आइडिया दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में बता के, ठीक। और जो भी नए साथी जुड़ते जाएँ वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर इसका सी बताया गया है कि राज पदाधिकारियों के लिए 2 पदों, एक तो सचिव का और मंत्री का उल्लेख किस अभिलेख में गुप्त काल में बताया गया है। आंसर सी है, जैसे कि राज पदाधिकारियों के लिए 2 पदों, एक तो सचिव का पद और एक मंत्री का उल्लेख गुप्त काल के शासकों के अभिलेखों में हुआ है। गुप्त शासन का केंद्र बिंदु राजा था और गुप्त शासक महाराजाधिराज, कौन सी, महाराजाधिराज और परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण करते थे। महाराजाधिराज और परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण करते थे। उसके बाद है आपका कि राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी। गुप्त काल में एक मंत्रिपरिषद होती थी, याद रखिएगा। अलग से क्वेश्चन बन जाए कि राजा की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी किस काल में, ये गुप्त काल में, ठीक। जिसके ज़्यादातर सदस्य उच्च वर्ग के लोग होते थे। किसके, उच्च वर्ग के लोग होते थे। इन्हें अमात्य कहा जाता था। जो मंत्रिपरिषद के लोग होते थे, मंत्री जो भी थे, उन्हें अमात्य कहा जाता था। मंत्रियों का पद अधिकांशतः आनुवंशिक होता था। आनुवंशिक मतलब समझ रहे हैं आप। तो आनुवंशिक मतलब होता है कि जैसे मैं हूँ, मेरा बच्चा है कोई, तो वो मेरे पद संभालेगा आगे जाके, फिर उसका बच्चा आगे जाके पद संभालेगा, ये होता है आनुवंशिक। एक तरह मतलब परिवारवाद हो गया एक तरह से, वो वाली बात होगी, आनुवंशिक होता था। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, गुप्त काल में जो मंत्रिपरिषद होती थी उसके पद किस आधार पर बांटे जाते थे, है ना। तो चुनाव के आधार पर, या राजा खुद बांटता था, या फिर आनुवंशिक से, इस तरह से। ये अलग क्वेश्चन बन सकता है, बड़ी बात नहीं है ना। तो आप समझते जाइएगा। तो एक ही मंत्री के पास कई विभाग भी होते थे। उदाहरण के हिसाब से देखें तो हरिशेन 3 पदों संधि विग्रहिक, कुमार अमात्य एवं महादंड नायक के पदों पर आसीन थे। संधि विग्रहिक मतलब जो संधि कराता है, विग्रह मतलब संधि तुड़वाता है ना। जो जैसे अपने यहाँ क्या होता है, जो राष्ट्रपति होते हैं उसके नाम से विदेश में जो भी मामले होते हैं, विदेशी जो भी बातचीत होती है, कभी युद्ध हो गया या संधि करनी हो, तो कौन करता है, राष्ट्रपति के आदेश से वो चीज़ें होती हैं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर लगते हैं, ठीक है। वरना वैसे तो नाम मात्र के राष्ट्रपति हैं अपने यहाँ, लेकिन फिर भी उनके ही हस्ताक्षर होते हैं। युद्ध विराम हो या युद्ध शुरू करना हो तो राष्ट्र अनुमति उनकी लेनी थी, क्योंकि सर्वोच्च सेनापति बताया गया है ना राष्ट्रपति को अपने संविधान में, ठीक। तो चलिए आगे बात करते हैं अपन कि 5वां क्वेश्चन है अपना, वेनसांग का भारत यात्रा का उद्देश्य क्या था। वेनसांग चीनी यात्री था, ठीक है। तो भारत का भूगोल जानना, बुद्ध से संबंधित स्थलों को जानना, भारत संस्कृति को जानना, धन एकत्र करना, क्या चीज़ें थी। तो इसके बारे में अपन देख लेते हैं। इसको मिटा देता हूँ, अच्छा ही लगता है, ठीक। अगर आप लोग बोलेंगे कि इसकी PDF में डाल दूँ आपको, जिससे आप अपने हिसाब से पेज निकलवा के आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक, तो वो भी अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अलग से टेलीग्राम चैनल बना देंगे, उस पर आप लोग आराम से देख सकते हैं, ठीक। या फिर इंस्टाग्राम है मेरा, उस पर आप लोग बताएंगे तो उस पर डाल दूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। वेनसंग की भारत यात्रा का उद्देश्य, आंसर नंबर क्या है इसका कि बुद्ध साहित्य, जो आपका बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना था। देखिए, हर्ष के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री कौन था, पूछा जाएगा कि चीनी यात्री कौन है, तो वह वेनसंग, जिसका चीन में नाम क्या था, युवान चुआंग ये नाम था। भारत आगमन किया। वेनसंग का जन्म 600 ईस्वी का लगभग चीन के होनन प्रांत के चीन लियू नामक स्थान में हुआ। होनन प्रांत के चीन लियू नामक स्थान में हुआ, ठीक है। और इसे धार्मिक पुस्तकें बड़ी प्रिय थी। कौन सी धार्मिक पुस्तकें बड़ी प्रिय थी, इसकी उत्कृष्ट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने तथा पवित्र बौद्ध ग्रंथों का उनके मूल भाषा में अध्ययन करने की थी, जो इन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 629 ईस्वी में उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि युवान चांग उसका नाम था, वो चीन के प्रांत चीन लियू में उसका जन्म हुआ और चंगन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। ये जो क्वेश्चन बनते हैं
ये अंदर की चीज़ें वो बनेंगी आपकी, या तो असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट का एग्ज़ाम अगर आप देते हैं, है ना, तो उसमें ज़रूर बनेंगी ऐसी चीज़ें। और ये उसी पर आधारित बुक है एक तरह से, बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए हैं। तो अगर आप लोग पढ़ेंगे साथ में तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी मज़ा आएगा। ठीक, तो अपने अभी तक 5 क्वेश्चन हुए हैं और मिनट हो गई 15। तो आप लोग सोच सकते हैं, और ये सिर्फ 5 क्वेश्चन नहीं है, अगर अपन देखें तो एक ही क्वेश्चन में लगभग हर ऑप्शन को आंसर के तहत देख रहे हैं। तो एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन, तो 4 ऑप्शन मतलब 4 आंसर, तो 5 के 20, 20 नहीं तो 15 तो मान के ही चलिए। इतने क्वेश्चन अपन कर चुके हैं कितने मिनट में, 15 मिनट में। तो आइए और देखते हैं अपन आगे आज कितना हो सकता है। अगला क्वेश्चन है अपना कि हर्षचरित के किस अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है। हर्षचरित के किस अध्याय में, अध्याय पूछा है, विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है। तो यहाँ पे आप लोग मुझे बताइए सही आंसर क्या होगा। ये है अध्याय 2 में, अध्याय 4 में, अध्याय 7 में, अध्याय 8 में। तो कौन सा अध्याय सही रहेगा बताइए। तो इसका आंसर आप लोग देख ही पा रहे हैं, अध्याय 8 में है। तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप लोग कि आप लोगों को कितने इसके आंसर आ रहे थे। ठीक, तो मैं आपको क्या करता हूँ, अब मैं आपको डायरेक्ट पढ़ा देता हूँ, मतलब क्वेश्चन बता देता हूँ। आप वीडियो पॉज करके इसकी व्याख्या देख सकते हैं, ठीक है, या फिर व्याख्या अगर आप चाहेंगे तो व्याख्या भी कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी रहेगी, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, अध्याय 8 में हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं, जो हर्ष का दरबारी कवि था। ऐतिहासिक विषयों पर गद्य काव्य लिखने का यह प्रथम सफल प्रयास था। इसमें 8 उच्छ्वास हैं। प्रथम 3 में बाण में अपनी आत्मकथा लिखी है। शेष 5 में हर्षवर्धन, कितने शेष 5 जो थे उसमें हर्षवर्धन का जीवन चरित्र लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, हर्षवर्धन का जीवन चरित्र लिखा। हर्षचरित के 8वें अध्याय, कौन से 8वें अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन, विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6वां क्वेश्चन कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं अपन 7वां क्वेश्चन। गुप्तों ने किस क्षेत्र में लौह अयस्क, कौन सा लौह अयस्क प्राप्त किया था। उत्तरी बिहार, उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत या दक्षिण भारत। तो इसका आंसर है मध्य भारत। देखिए, गुप्तों को कुषाणों का सामंत माना जाता है। किसका, कुषाणों का सामंत माना जाता है। मतलब गुप्तों से पहले कौन थे, कुषाण थे, उसके बाद गुप्त आए। ऐसा माना जाता है कि वे मूल रूप से वैश्य थे। कौन, गुप्त मूल रूप से वैश्य थे। उन्होंने गुप्तों यानी उन्होंने मध्य देश के, इसका प्रदेश मत बोल देना, मैंने बोल दिया गलती से मध्य प्रदेश, तो मध्य देश के उपजाऊ भागों पर शासन किया है, जैसे मध्य गंगा बेसिन, साकेत, आधुनिक अयोध्या है जो कि, और मगध। गुप्त शासक मध्य भारत और दक्षिण बिहार के लौह अयस्क भंडारों को आसानी से दोहन करते थे। लौह अयस्क भंडारों का आसानी से दोहन करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 8वां। आप लोग आसानी से, अगर आपको लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे बता देना, नहीं तो आप वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं। एक बार नहीं 2 बार देख सकते हैं वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। हर्षवर्धन की बहन राजश्री ने कैद से बचने के बाद किस क्षेत्र में प्रवेश लिया। सतपुड़ा वन में, पंचवटी में, विंध्यवन में, गंगा के मैदान में। तो आंसर इसका क्या है, सी ऑप्शन, विंध्यवन में। हर्षवर्धन 606 में थानेश्वर का शासक बना। गद्दी पर बैठने के बाद उसका पहला कार्य अपने भाई के हत्यारे शशांक से बदला लेना तथा बहन राजश्री को उसके कैद से आज़ाद करवाना था। इसकी बहन थी राजश्री हर्षवर्धन की, और इसका भाई था कौन, शशांक। भाई के हत्यारे हर्षवर्धन के भाई थे, उसका हत्यारा था शशांक से बदला लेना था, और बहन राजश्री को उसकी कैद, मतलब हर्षवर्धन के भाई की हत्या कर दी थी और बहन थी राजश्री को, उसको कैद कर लिया था किसने, शशांक ने। तो कैसे आज़ाद करवाना था। इसी बीच हर्ष के ममेरे भाई बंडी ने सूचना दी कि राजश्री कैद से निकलकर विंध्य के वनों एवं पर्वतों भाग आई। कहाँ पर, विंध्य के वन और पर्वतों भाग आई है। हर्ष ने एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र, दिख रहा है आपको, चलिए क्लियर कर देता हूँ। तो एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से विंध्य के जंगलों में राजश्री को तब ढूंढ निकाला जब वह सती होने जा रही थी। पहले होता था ना प्राचीन काल में कि अगर किसी के पति नहीं रहे दुनिया में तो सती हो जाती थी, वही करने जा रही थी सती, मतलब खुद को आग लगा लेना या खुद को मृत्यु घाट उतार देना।
सदी होने जा रही थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, कौन सा 9th क्वेश्चन है आपका। 9th क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से किस राजा की मृत्यु युद्ध के दौरान हुई थी। तो यशोवर्मन की मृत्यु युद्ध के दौरान हुई थी। यशोवर्मन की मृत्यु युद्ध के दौरान हुई थी। कन्नौज के शासक यशोवर्मन, ऑप्शन बी सही है बिल्कुल, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक, कन्नौज के शासक यशोवर्मन की मृत्यु, कन्नौज के शासक यशोवर्मन की मृत्यु युद्ध के दौरान हुई थी। वस्तुतः हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद लगभग 50 वर्षों तक के कन्नौज का इतिहास अंधकारमय है। इसके पश्चात कन्नौज के सिंहासन पर यशोवर्मन का युद्ध कश्मीर के ललितादित्य मुक्तापीड़ से हुआ, जिसमें संभवतः उसकी मृत्यु हुई। यशोवर्मन के दरबार में संस्कृत के महान नाटककार भवभूति रहते थे। यशोवर्मन के दरबारी कवि वाकपति ने उसके विजयों का वर्णन प्राकृत भाषा में लिखित काव्य गौड़ वहो में किया। लिखित काव्य क्या है उसका? गौड़ वहो। तो यशोवर्मन के दरबारी कवि वाकपति ने, दरबारी कवि कौन था? वाकपति ने विजयों का वर्णन गौड़ वहो में किया है। अगला क्वेश्चन है अपना 10वां। तो 10वां क्वेश्चन है आपका, परमार्थ किस काल के बौद्ध विद्वान थे? परमार्थ की बात करें किस काल के बौद्ध विद्वान थे? आंसर इसका सी, कौन सा? सी है, गुप्त काल के। तो परमार्थ उज्जैन के निवासी थे। 540 ईस्वी में एक गुप्त वंशीय सम्राट के समय चीन के सम्राट द्वारा जो दूत मंडल भारत भेजा गया था, एवज में भेजे जाने वाले भारतीय दूत मंडल का हिस्सा थे। परमार्थ द्वारा लिखित व चीनी भाषा में अनुदित रचनाओं में त्रिपिटक भी शामिल है। कौन? त्रिपिटक। और त्रिपिटक आप मुझे बता दीजिएगा कि किस वन से संबंधित है, बौद्ध से या जैन से, क्योंकि अपन पढ़ ही रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से वन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्तकालीन दरबार, गुप्तकालीन बोवर पांडुलिपि संबंधित है। बोवर, कौन सी पांडुलिपि? बोवर पांडुलिपि संबंधित है। नाट्यशास्त्र, आयुर्वेद से, खगोल शास्त्र, गणित से। ये संबंधित है किसकी? गणित से संबंधित, गणित से। तो बोवर पांडुलिपि 4वीं-5वीं ईस्वी के प्राचीनतम चिकित्सकीय ज्ञान, आयुर्वेद, शकुन विचार तथा भविष्य के कथन से संबंधित महत्वपूर्ण खोज है। इसे 1890, कब? 1800, ये सन जो आते हैं उन्हें आप ध्यान रख सकते हैं आराम से। 90 ईस्वी हैमिल्टन बोवर ने, ये मुझे भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा लेकिन मैं आपको बता दूंगा देख के कि क्या लिखा हुआ। आप कमेंट में बता देना कि 11वां क्वेश्चन, और हैमिल्टन के बोवर ने एक शब्द छूटा है 11वें क्वेश्चन में। ठीक है, मुझे बता देना कमेंट में, आपको बता दूंगा क्या चीज़ है वो। मरुस्थल खोजा था कहाँ पर? हैमिल्टन बोवर ने, ये याद रखना, हैमिल्टन बोवर ने मरुस्थल खोजा था। मूलतः यशोमित्र, एक मिनट रुकिए, ऐसे क्लीन कर देता हूँ। ये यशोमित्र नामक बौद्ध भिक्षु के निबंधों का संग्रह है। यह बौद्ध भिक्षु कमतुरा बौद्ध विहार में निवास करते। कमतुरा, यहाँ पर कमतुरा बौद्ध विहार में निवास करते थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी लाइनें गलत हो जाती हैं कभी कभी, क्योंकि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ। और अगर आप लोग साथ देंगे तो मैं आगे भी आपको पढ़ाता रहूँगा। हो सकता है ज़्यादा लोग मेरी इस मेहनत को ना सराहें, लेकिन जितने भी लोग सराहेंगे मुझे उम्मीद है कि आगे वो अपनी मेहनत में सफल ज़रूर होंगे। तो आप लोग तैयारी करते रहें, ये ना सोचें कि वैकेंसी आएंगी नहीं। हो सकता है वैकेंसी थोड़ा लेट आए लेकिन आएंगी ज़रूर। एमपी में भी आने वाली है वर्ग 2 की और वर्ग 1 की। वर्ग 1 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जो वर्ग 2 की करेंगे एसएसटी से उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 12वां क्वेश्चन है आपका, गुर्जर प्रतिहार राजवंश के प्रथम पुरुष कौन से? गुर्जर प्रतिहार राजवंश के प्रथम पुरुष हरिश्चंद्र का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो मीरभोज के ग्वालियर की प्रशस्ति, बाउक का जोधपुर, बी ऑप्शन, बाउक का जोधपुर अभिलेख, गोविंद तृतीय का राधनपुर अभिलेख, या पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। तो आंसर इसका बी देखिए, गुर्जर प्रतिहार राजवंश के प्रथम पुरुष हरिश्चंद्र का उल्लेख बाउक जोधपुर अभिलेख में किया गया है ना। तो ये मीरभोज के ग्वालियर प्रशस्ति में भी प्रतिहारों की वंशावली मिलती है, लेकिन ग्वालियर प्रशस्ति की शुरुआत नागवट प्रथम से होती है। किससे होती है? नागवट प्रथम से होती है। इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, आपको दिखेगा सही से।
उसके बाद है कि इस अभिलेख में हरिश्चंद्र का उल्लेख नहीं है। ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहार वंश को राम के भाई लक्ष्मण का वंशज माना गया है। राम के भाई लक्ष्मण का वंशज तथा विशुद्ध क्षत्रिय कहा गया है। क्या कहा गया है? ये यहाँ पे देखेंगे आपकी विशुद्ध क्षत्रिय, ये आप देख पा रहे हैं, ये विशुद्ध क्षत्रिय कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मेरा ही फर्स्ट टाइम पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। आप लोग बताइएगा कि मैं कैसा पढ़ा पा रहा हूँ आपको, और कोई सजेशन हो ज़रूर दीजिएगा। पाल शासक रामपाल का ऐतिहासिक जीवन वृत्त रामचरित किसने लिखी है? किसने लिखी है? रामचरित में उनका जीवन वृत्त बताया गया है, वो किसने लिखी है? वो लिखी है संध्याकर नंदिन ने। आंसर नंबर बी, संध्याकर नंदिन। पाल शासक रामपाल का ऐतिहासिक जीवन वृत्त रामचरित की रचना संध्याकर नंदिन ने किया है। संध्याकर नंदिन ने इस ग्रंथ में स्वयं को कलयुग का वाल्मीकि तथा रामपाल को राम कहा है। यह ग्रंथ द्विअर्थी प्रकार से इस मिनट रुकिए जरा, ठीक है चलिए। तो इस ग्रंथ में स्वयं को कलयुग का वाल्मीकि तथा रामपाल को राम कहा है। यह ग्रंथ द्विअर्थी प्रकार से लिखा गया ग्रंथ का उदाहरण है। रामचरित में केवर्तों र है, इसमें केवर्तों के नेता भीम, ये भीम है लास्ट में, केवर्तों के नेता ये लास्ट में भीम है, केवर्तों के नेता भीम को पराजित करने का उल्लेख है। यह उल्लेखनीय है कि संध्याकर नंदिन का पिता प्रजापति नंदिन रामपाल का संधि विग्रहिक रह चुका था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। आपको अगर लग रहा है कि मैं आपको थोड़ा तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग आराम से वीडियो पॉज करके क्वेश्चन आराम से रीड कर सकते हैं। मैं भी जब पढ़ता था अगर किसी टीचर से, तो मैं भी आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ लेता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्वी भारत में विक्रमशिला महाविहार बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का प्रधान केंद्र था? पूर्वी भारत में, तो पूर्वी भारत में वैभाषिक का प्रधान केंद्र था, विज्ञानवाद का, वज्रयान का या शून्यवाद का? तो आंसर इसका बता रहे हैं सी है। तो विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने, याद रखिएगा, पाल शासक धर्मपाल ने की थी तथा देवपाल के समय इसका विकास हुआ। यहाँ 6 महाविद्यालय थे तथा प्रत्येक महाविद्यालय में 108 शिक्षक, कितने, ये आपको दिख रहे होंगे, ये 108 शिक्षक नियुक्त थे, है ना। और महाविद्यालय के केंद्रीय कक्ष को विज्ञान भवन, ये दिख नहीं रहा है, वो है विज्ञान भवन, न लगा है, विज्ञान भवन कहा जाता था। यह विश्वविद्यालय मूलतः बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय, ये वज्रयान संप्रदाय है, कौन सा, ये वज्रयान लिखा हुआ है, पूरा नहीं है, मिट गया है वो, लेकिन वज्रयान संप्रदाय के शिक्षा के लिए विशेष प्रतिष्ठित था। यहाँ के सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कुलपति दीपांकर श्री ज्ञान आतिश थे। दीपांकर श्री ज्ञान आतिश थे, ये आपको मैं बता दूँ क्या थे, दीपांकर श्री ज्ञान आतिश। ठीक, और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसमें आपको आंसर नहीं दिया गया है, तो आप लोग मुझे इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। ये आपका होमवर्क है, ठीक, ये रहा आपका होमवर्क, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क, ठीक है। 15 क्वेश्चन मुझे बता दीजिएगा आप लोग होमवर्क में। तो दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी भी ये पहली क्लास है यूट्यूब पर, ठीक है, और चूँकि मैं भी हिस्ट्री से ही टीचिंग लाइन में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ना मुझे भी अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जो चीज़ में इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में, वही चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी, जो पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। अगर कोई भी आपकी तरफ से कोई सजेशन है तो बिल्कुल बताइएगा कि आप इस तरह से नहीं, इस तरह से पढ़ाइए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, तो मैं वो कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुझे ये ज़रूरी नहीं कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, मुझे ज़रूरी कि आपको कैसे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सभी को जय हिंद, मिलते हैं अपन आगे, ठीक, धन्यवाद।